हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 11 अगस्त 2020 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। उन सभी प्रमुख हेडलाइंस को लेंगे जो प्रमुखता से प्रकाशित की गई है। तो चलिए सबसे पहले वीडियो को शुरू करते हैं। आज की मोटिवेशनल लाइन है अरबपति जेफ बेजोस की सलाह। इन्होंने 4 सलाह दी हैं। एक दिन में 3 काम पूरा करने का निर्णय करें। जैसे अगर मान लीजिए आप कोई टॉपिक उठाते हैं या फिर कोई सब्जेक्ट लेते हैं तो आप ये मानकर चलिए कि मुझे इन 3 टॉपिक्स को आज ख़त्म करना है और आप पूरा फोकस उन 3 टॉपिक्स को ख़त्म करने पर रखिए और निश्चित तौर पर आप उसको ख़त्म कर भी लेंगे। दूसरी सलाह है कि कल की प्लानिंग आज करना ना भूलें। कल आपको क्या करना है, कल आपका टाइम टेबल क्या है, कौन सा सब्जेक्ट आपकी प्राथमिकता में होगा, कौन सा विषय आपकी प्राथमिकता में होगा, ये आपको पता होना चाहिए और इसकी प्लानिंग आपको आज ही कर लेनी चाहिए, यानी कल की प्लानिंग आज करनी चाहिए। तीसरी सलाह है कि महत्वपूर्ण चीज़ों को जल्दी से जल्दी करें। जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं या फिर रिवीजन है, इसको जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करें। चौथा है कि अपने टैलेंट को कभी ना भूलें। आप में हमेशा ये आत्मविश्वास होना चाहिए कि आप में वो क्षमता है कि आप किसी भी कार्य को कर सकते हैं और सफलता पा सकते हैं। इसी क्षमता के साथ आपको आगे बढ़ना है तो निश्चित तौर पर आपको सफलता भी मिलेगी। अब आज के न्यूज़पेपर को शुरू करते हैं। सबसे पहले नेशनल न्यूज़। 3 नेशनल न्यूज़ है हमारे लिए। पहला है कि अंतिम वर्ष की परीक्षा बिना डिग्री को मान्यता नहीं। दूसरी न्यूज़ है कि ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों को समाचार पत्रों के जरिए पढ़ाने का प्रस्ताव और गर्व की अनुभूति कराने को तैयार है अटल टनल। पहली न्यूज़ से शुरू करते हैं। अंतिम वर्ष की परीक्षा बिना डिग्री को मान्यता नहीं। राज्य विश्वविद्यालयों की अंतिम वर्ष की परीक्षाएं रद्द करने के दिल्ली और महाराष्ट्र सरकार के फैसले को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में गलत बताते हुए इन नियमों का उल्लंघन बताया है। साथ ही कहा कि यदि छात्रों की अंतिम वर्ष की परीक्षाएं नहीं कराई गई तो उनकी डिग्रियों को मान्यता नहीं दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी का पक्ष सुनने के बाद मामले की सुनवाई 14 अगस्त तक के लिए टाल दी है। यूजीसी ने सुप्रीम कोर्ट से यह जानकारी भी साझा की है कि देश के ज़्यादातर विश्वविद्यालय अंतिम वर्ष की परीक्षाएं कराने को तैयार हैं। यूजीसी ने कहा कि कोरोना संक्रमण की स्थिति के मद्देनजर विश्वविद्यालयों को अंतिम वर्ष की परीक्षाएं कराने के लिए 30 सितंबर तक का समय दिया गया है। इस बीच शिक्षा मंत्रालय के अधिकारियों ने सोमवार को एक संसदीय स्थायी समिति को बताया कि कॉलेजों और उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए वर्तमान शैक्षणिक वर्ष शून्य वर्ष नहीं होगा। नेक्स्ट है कि ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों को समाचार पत्र के जरिए पढ़ाने का प्रस्ताव। कोरोना संकट काल में घरों में बैठे स्कूली बच्चों को पढ़ाने के लिए सरकार वैसे तो सभी जरूरी कदम उठा रही है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों तक उसकी पहुंच अभी अधूरी है। शिक्षण संस्थानों की संसदीय मामलों की स्थायी समिति ने सोमवार को इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया है। साथ ही सुझाव दिया है कि ग्रामीण और दूर दराज क्षेत्रों के बच्चों को पढ़ाने के लिए समाचार पत्रों की मदद ली जाए। समिति का कहना है कि इस संकट काल में भी गांव-गांव तक समाचार पत्र पहुंच रहे हैं। ऐसे में छात्रों तक उसके जरिए अध्ययन सामग्री पहुंचाई जाए। शिक्षा मंत्रालय से जुड़ी स्थायी समिति की बैठक में भाजपा के वरिष्ठ सांसद डॉक्टर विनय सहस्त्रबुद्धे की अगुवाई में हुई थी। इसके कुल 30 सदस्यों में से करीब 17 बैठक में पहुंचे थे। संसद भवन परिसर में हुई इस बैठक में मंत्रालय के सामने परीक्षाओं के तरीकों को लेकर भी चर्चा हुई है। नेक्स्ट न्यूज़ है कि गर्व की अनुभूति देने को तैयार है अटल टनल। हिमालय की पीर पंजाल रेंज में 10,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर निर्मित यह विश्व की सबसे लंबी और अत्याधुनिक ट्रैफिक टनल होगी। लेह मनाली को जोड़ने वाली इस सुरंग का नाम पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति में बीते वर्ष अटल रोहतांग सुरंग यानी कि अटल टनल रखा गया। सुरंग के ठीक ऊपर स्थित सेरी नदी के पानी के रिसाव के कारण 4,000 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना के निर्माण में लगभग 5 वर्ष का विलंब हुआ, किंतु देर आए दुरुस्त आए की तर्ज पर अब यह नायाब नगीना देश के मुकुट को शोभा देने वाला है। 8.8 किलोमीटर लंबी इस सुरंग का निर्माण सीमा सड़क संगठन यानी BRO के जिम्मे था। इसके शुरू होने से अब सभी मौसम में लाहुल और स्पीति घाटी के सुदूर क्षेत्रों में संपर्क बना रहेगा। तो
ये नेशनल पेज की 3 न्यूज़ थी। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा इंटरनेशनल पेज। इंटरनेशनल पेज में 2 न्यूज़ है हमारे लिए। पहली न्यूज़ है, झुकी लेबनान सरकार, दिया इस्तीफा। धमाके से नाराज लोगों के प्रदर्शन कर सरकार से त्यागपत्र चाहता था भीड़ तंत्र, तो वैसा ही हुआ है। और दूसरी न्यूज़ है, संक्रमितों का आंकड़ा हो गया है 2 करोड़ के पार। पहली न्यूज़ से शुरू करते हैं। लेबनान की राजधानी बेरूत में शक्तिशाली धमाके के बाद लोगों की मांग के आगे झुकते हुए प्रधानमंत्री हसन दियाब ने इस्तीफा दिया है। 4 अगस्त को 2000 टन से ज़्यादा अमोनियम नाइट्रेट में धमाके से में 163 लोगों की मौत हो गई और 6000 से अधिक लोग घायल हो गए। इस घटना से नाराज लोग सड़कों पर उतर आए थे और सरकार से त्यागपत्र की मांग कर रहे थे। टेलीविजन पर प्रसारित अपने संदेश में दियाब ने कहा कि वे आम लेबनानी लोगों की इस मांग का समर्थन करते हैं कि अपराध के लिए जिम्मेदार लोगों को कानून के दायरे में लाया जाए। सोमवार को कैबिनेट की बैठक के बाद दियाब ने प्रधानमंत्री पद से अपने त्यागपत्र की घोषणा की। सूत्रों के अनुसार कैबिनेट की बैठक के दौरान कई मंत्रियों ने त्यागपत्र देने की इच्छा जताई। इसी साल जनवरी में गठित मंत्रिमंडल को ईरान समर्थित शक्तिशाली हिजबुल्लाह समूह और उसकी सहयोगियों का समर्थन हासिल था। दूसरी न्यूज़ है, अमेरिका, ब्राजील और भारत समेत कई देशों में तेजी से बढ़ रहे मामलों के साथ ही दुनिया में कोरोना संक्रमितों की संख्या 2 करोड़ को पार कर गई है। वहीं WHO ने कहा है कि कोरोना पर किसी मौसम का असर नहीं दिखाई पड़ रहा है। इस पर अंकुश पाना कठिन होता जा रहा है। अब तक दुनिया में 7.30 लाख से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। 1 करोड़ संक्रमितों तक पहुंचने में 6 महीने लगे, लेकिन 1 से 2 करोड़ तक पहुंचने में संक्रमितों का आंकड़ा मात्र 43 दिन में ही पहुंच गया। WHO के आपात मामलों के प्रमुख डॉक्टर माइकल रेयान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि श्वसन तंत्र पर हमला करने वाले इन्फ्लुएंजा जैसे वायरसों की तरह कोरोना नहीं है। शारीरिक दूरी और मास्क जैसे जरूरी उपायों के पालन को जारी रखने पर भी जोर दिया जा रहा है। नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा बिजनेस पेज। बिजनेस पेज में भी हमारे लिए 2 न्यूज़ हैं। पहली न्यूज़ है कि 5 राज्यों में बिजली चोरी अब भी रोकना मुश्किल है। और दूसरी न्यूज़ है, कंपनियां व श्रमिक दोनों उपलब्ध मगर ज़रूरतें अलग अलग। पहली न्यूज़ से शुरू करते हैं कि कोरोना काल में औद्योगिक मांग घट जाने से राज्यों की बिजली वितरण कंपनियों की स्थिति काफ़ी चुनौतीपूर्ण हो गई है। सरकार की तरफ से इन्हें मदद देने की योजना लगाई गई है, लेकिन जिस तरह से कई राज्यों में टेक्निकल व कमर्शियल कारणों से होने वाली हानि की समस्या जस की तस बनी हुई है, इसे देखते हुए डिस्कॉम्स को सुधारने की कोशिश पर पानी फिरने का संकट है। इस वर्ष जुलाई के दौरान देश भर में LNT यानी कि हानि का स्तर 18.90% है, जो 2 वर्ष पहले 22% थी। लेकिन इस कोशिश को सबसे ज़्यादा धक्का राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड में लगा है। सरकार ने घाटा 15% पर लाने का लक्ष्य रखा है और बिजली वितरण कंपनियां जितनी बिजली फीडर में डालती हैं उतनी जितनी बिजली की बिलिंग करती है, उसके अंतर से AT&C हानि की गणना की जाती है। इस हानि में सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी बिजली चोरी की होती है, यानी लोग बिजली तो इस्तेमाल करते हैं लेकिन उनके लिए भुगतान नहीं करते हैं। रेटिंग एजेंसी क्रिसिल की रिपोर्ट कहती है कि इसका समाधान स्मार्ट मीटर ही है। क्रिसिल के मुताबिक देश में स्मार्ट मीटर लगाने के लिए 65,000 करोड़ रुपए की जरूरत होगी। बिजली मंत्रालय के उपकरण EESL ने 1.5 करोड़ स्मार्ट मीटर खरीदने की प्रक्रिया पूरी कर ली है। दूसरी न्यूज़ है, लॉन्च होने के 3 हफ्ते के भीतर ही असीम ऑनलाइन पोर्टल पर देश के रोजगार देने वाले उद्योग और रोजगार की तलाश में लगे प्रशिक्षण कामगारों की जरूरतें स्पष्ट होने लगी हैं। एक और जहां कंप्यूटर, टेलरिंग और बिजली में प्रशिक्षित कामगार रोजगार की सबसे ज़्यादा तलाश में हैं, वहीं उद्योग को सबसे अधिक मांग लॉजिस्टिक, टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी और टेलीकॉम जैसे सर्विस सेक्टर में प्रशिक्षित युवाओं की है। ये आंकड़े तब हैं जब अभी सर्विस सेक्टर पूरी तरह नहीं खुला है। ऐसे में इसका अंदाजा भी लगाया जा सकता है कि सर्विस सेक्टर में ही सबसे ज़्यादा कौशल विकास पर ध्यान देना शायद उचित होगा। असीम यानी कि आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉयर मैपिंग से जो आंकड़े आ रहे हैं, इसके अनुसार ऑनलाइन पोर्टल पर मांग और ज़रूरत के हिसाब से 48,000 से अधिक कामगार रोजगार पाने में भी
सफल रहे हैं। रोजगार के लिए पंजीकृत करने वालों में सबसे अधिक 3,36,212 कामगार उत्तर प्रदेश से ही हैं। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं, यानी नेक्स्ट पेज पर आते हैं। एडिटोरियल पेज में हमारे लिए हर बार की तरह 3 आर्टिकल हैं। पहला आर्टिकल है बदलनी होगी स्वास्थ्य क्षेत्र की प्राथमिकताएं। आम जनता की रोग प्रतिरोधक क्षमता में सुधार करने के लिए स्वास्थ्य पर होने वाले खर्च की विषमता पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है। और यह आर्टिकल लिखा है आर्थिक मामलों के विशेषज्ञ भरत झुंझुनवाला ने। दूसरा आर्टिकल है आपदा को अवसर में बदलते योगी। कृषि उत्पादकता में सुधार और उद्योग की बढ़ती रफ्तार जारी रही तो उत्तर प्रदेश के लाखों कामगार राज्य की संपत्ति बन सकते हैं। इसी पर लिखा गया है आर्टिकल, और यह आर्टिकल लिखा है अंतर्राष्ट्रीय इन्वेस्टमेंट बैंकर साकेत मिश्रा द्वारा। तीसरा आर्टिकल है कांग्रेस की निर्णयहीनता। कांग्रेस किस तरीके से निर्णय लेने में बार बार अपनी दुर्बलता दिखा रही है, इसी पर लिखा गया है आर्टिकल। पहले आर्टिकल से शुरू करते हैं। बदलनी होगी स्वास्थ्य क्षेत्र की प्राथमिकताएं। कोविड-19 महामारी का असर कम होता नहीं दिख रहा है। पिछले कुछ दिनों में देश भर में करीब 60,000 कोरोना मरीज प्रतिदिन सामने आ रहे हैं। नमन है उन डॉक्टरों को जो महामारी का रूप धारण कर चुकी इस बीमारी से लड़ने में लगे हुए हैं। इस बीमारी को फैलाने वाले कोरोना वायरस का टीका और साथ ही कोई सटीक दवा उपलब्ध न होने के कारण समस्या बढ़ती जा रही है। चूंकि इस महामारी के खिलाफ लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता ही कारगर साबित हो रही है, इसलिए उसे बढ़ाने वाले उपायों पर जोर दिया जाना चाहिए। कोई रोग और खासकर संचारी रोग फैलने के बाद उसका उपचार करने से बेहतर है कि रोग को फैलने ही ना दिया जाए। यह तब संभव होगा जब जनता की रोग प्रतिरोधक क्षमता में सुधार किया जाए। इसके लिए स्वास्थ्य पर होने वाले खर्च की विषमता पर ध्यान दिया जाना चाहिए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी एक आंकड़े के अनुसार वर्ष 2015-16 में सरकारी कर्मचारियों के उपचार पर 9,134 करोड़ रुपए खर्च किए गए, जिसमें 31 लाख कर्मी लाभान्वित हुए। उनके परिवार को भी गिन लें तो 1.5 करोड़ लोग लाभान्वित हुए। इन पर 61,007 रुपए प्रति व्यक्ति सरकार ने खर्च किए। इसकी तुलना में आम जनता पर सरकार 38,794 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। इस हिसाब से प्रति व्यक्ति केवल 296 रुपए का खर्च किया गया है। सरकार द्वारा किए गए स्वास्थ्य खर्च में आम आदमी की तुलना में सरकारी कर्मचारियों पर अधिक खर्च किया जा रहा है। विचारणीय प्रश्न यह है कि सेवक पर अधिक और सेवित पर न्यून खर्च क्यों? वर्ष 2020-21 के बजट में एलोपैथी के लिए केंद्र सरकार द्वारा 63,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए, जबकि आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी आदि आयुष पद्धतियों के लिए केवल 21,000 करोड़ रुपए दिए गए। ये पद्धतियां उपचार कम और संपूर्ण स्वास्थ्य पर अधिक ध्यान देती हैं, जबकि एलोपैथिक उपचार पर केंद्रित रहती है। उच्च तकनीक के उपचार जैसे हृदय में स्टेंट डालना इत्यादि पर कहीं अधिक पैसा खर्च हो रहा है। कोविड-19 के साथ साथ अन्य रोगों का सामना करने में पहला विश्व टीकाकरण का है। समस्या यह है कि कोरोना वायरस अपना रूप शीघ्र बदल रहा है। यदि इसे रोकने के लिए हमने टीका बना भी लिया तो कल यह उपयोगी होगा, इसकी गारंटी नहीं है। एक समस्या यह भी है कि हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था टीकाकरण में लचर है। गोविंद राव के अनुसार दक्षिण अमेरिका में चेचक के टीके से केवल 7% बच्चे वंचित रहते हैं, जबकि भारत में करीब 30% वंचित रह जाते हैं। इसलिए टीकाकरण से हम कोविड जैसे संक्रमण रोगों को रोक सकेंगे, इस पर संदेह है। प्रतिरोधक क्षमता का संबंध लोगों की जीवन शैली से है। यदि लोग रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि वाले खाद्य पदार्थों का सेवन करें, इसके साथ ही ध्यान, योग, व्यायाम करें तो हालात बदल सकते हैं। सरकार ने आयोडीन युक्त नमक और नवजात शिशुओं को माताओं द्वारा स्तनपान कराए जाने के सफल अभियान चलाए हैं। इसी प्रकार उसे बेहतर जीवन शैली अपनाने का अभियान चलाना चाहिए। तीसरा विषय सामाजिक है। उत्तर प्रदेश सरकार की वेबसाइट पर वैद्य वाचस्पति त्रिपाठी के हवाले से बताया गया है कि नदी में तमाम श्रद्धालुओं के स्नान करने से उनके शरीर में विद्यमान विभिन्न रोगों के बैक्टीरिया एवं वायरस नदी के पानी में सूक्ष्म मात्रा में फैल जाते हैं। दूसरे स्वस्थ व्यक्ति जब उस पानी में स्नान करते हैं तो ये बैक्टीरिया और वायरस उनके शरीर में प्रवेश करते हैं और रोगों के प्रति उनकी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। चूंकि कोरोना वायरस के सामुदायिक फैलाव की आशंका बढ़ रही है, इसलिए प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के उपायों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। आयुष मंत्रालय की सहमति
से सरकार उन उपायों की व्यवस्था कर सकती है जो रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत करने में सहायक हों। नेक्स्ट आर्टिकल है आपदा को अवसर में बदलते योगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश व्यापी रोजगार अभियान को जो महत्वपूर्ण घोषणा की वह दरअसल एक महत्वाकांक्षी योजना है। इसका उद्देश्य उन विस्थापित प्रवासी श्रमिकों की समस्याओं का निराकरण करना है जिनकी लॉकडाउन में शुरुआती दौर में आ रही दर्दनाक तस्वीरें हम सबको दुखी कर रही हैं। हैरानी की बात है कि उनकी वापसी के दौरान की तस्वीरें तो खूब छाई रहीं, लेकिन जब ये श्रमिक अपने गांव घर पहुंच गए तो वे सुर्खियों में भी गायब हो गए। चूंकि आबादी के लिहाज से उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है, तो यहाँ लौटने वाले श्रमिकों की संख्या भी स्वाभाविक रूप से खासी अधिक रही। इस श्रमिक समस्या के परिणाम का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि इस दौरान करीब 36 लाख लोग उत्तर प्रदेश लौटे। वास्तविक संख्या इससे कहीं अधिक हो सकती है, फिर भी यह अनुमानित आंकड़ा कुछ देशों की आबादी के बराबर है। उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या वैसे भी इंग्लैंड, फ्रांस, इटली और स्पेन की कुल जनसंख्या के बराबर है। निश्चित ही इतनी बड़ी आबादी का समायोजन आसान नहीं। लॉकडाउन का शुरुआती समय योगी सरकार के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण था। सरकार ने अन्य राज्यों में तकलीफ झेल रहे अपने प्रदेश वासियों को उनके घर पहुंचाने के लिए अभूतपूर्व प्रयास किए। आरक्षित ट्रेनों और बसों की व्यवस्था की। राज्यों में आगमन के बाद भोजन, स्वास्थ्य जांच और क्वारंटाइन सुविधा उपलब्ध कराई। राज्य सरकार की निर्णायक कार्यशैली के कारण ही संक्रमण पर कुछ नियंत्रण रहा। इसी दौरान चिकित्सा सुविधाओं को बेहतर किया गया। महज कुछ हफ्तों के भीतर ही कोरोना के रोगियों के लिए 1 लाख से ज़्यादा बेड तैयार किए गए। साथ ही सरकार को यह तैयारी भी करनी थी कि इतनी बड़ी तादाद में आने वाले लोगों के लिए संसाधनों की भी कमी ना पड़े। योगी सरकार ने छोटे छोटे कई कदम उठाकर एक मानवीय संकट को अभी तक टालने में सफलता हासिल की है। इतने पर भी नकारात्मक राजनीति करने वाले बाज नहीं आ रहे हैं, जबकि सरकार ने इस आपदा से निपटने के लिए जिस अभूतपूर्व और बड़े पैमाने पर प्रयास किए उसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। हालांकि अभी भी काफ़ी कुछ किया जाना शेष है। स्वास्थ्य ढांचा भारी निवेश की बाट जो रहा है। रोजगार के लिए तात्कालिक उपायों के साथ ही दीर्घकालिक योजना भी तैयार करनी होगी। इसके लिए नया निवेश आकर्षित करने के लिए योगी सरकार को और साहसिक फैसले लेने होंगे। अन्य प्रदेशों से हटकर नीतियां तैयार करनी होगी। औद्योगिक पार्कों को लेकर विनिमय संबंधी उदारीकरण और उद्योग केंद्रित प्रोत्साहन जैसे कदम उम्मीद जगाते हैं। चूंकि राज्य के पूर्वांचल इलाकों से ही सर्वाधिक पलायन होता है, तो योगी सरकार इस इलाके में विकास के लिए ठोस कदम उठाने जा रही है। कृषि उत्पादकता में सुधार और उद्योगों की बढ़ती रफ्तार जारी रही तो लाखों मेहनती कामगारों को राज्य की संपत्तियों में रूपांतरित करने का योगी सरकार का सपना साकार होगा। तीसरा आर्टिकल है कांग्रेस की निर्णयहीनता। बगावत की राह पर चले सचिन पायलट की राहुल गांधी से मुलाकात के बाद कांग्रेस का राजस्थान संकट सुलटता तो दिख रहा है, लेकिन जब तक ऐसा न हो जाए तब तक किसी नतीजे पर पहुंचा नहीं जा सकता है। इस संकट की जड़ में केवल राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उप मुख्यमंत्री पद से हटाए गए सचिन पायलट के बीच मतभेद ही नहीं है, बल्कि कांग्रेस नेतृत्व की निर्णयहीनता भी है। इस निर्णयहीनता के चलते दोनों नेताओं के मतभेद इस हद तक बढ़े और गतिरोध जरूरत से ज्यादा लंबा खिंचा। कांग्रेस नेतृत्व किस कदर निर्णयहीनता से ग्रस्त है, इसका प्रमाण इससे मिलता है कि सोनिया गांधी को अंतरिम अध्यक्ष बने 1 वर्ष हो गया है और फिर भी इसका फैसला नहीं हो पाया है कि अगला अध्यक्ष कौन बनेगा और कब। 1 साल बाद भी कांग्रेस के अगले अध्यक्ष के बारे में कोई फैसला ना हो पाना यही बताता है कि पार्टी को काम चलाऊ व्यवस्था से कोई गुरेज नहीं है। यदि अंतरिम अध्यक्ष के तौर पर सोनिया गांधी पार्टी का संचालन करने में समर्थ हैं, तो फिर वह अध्यक्ष ही क्यों नहीं बन जाती। हैरानी नहीं है कि इसलिए अंतरिम अध्यक्ष बनी रहना चाहती हैं ताकि राहुल गांधी बिना जिम्मेदारी के लिए पिछले दरवाजे से पार्टी का संचालन करते रहें। वह ऐसा कर रहे हैं, इसकी पुष्टि उनसे सचिन पायलट की मुलाकात से तो होती ही है, पार्टी के अन्य फैसलों से भी होती है। तो ये एडिटोरियल पेज के 3 आर्टिकल थे। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा स्पोर्ट्स पेज। स्पोर्ट्स पेज में हमारे लिए एक न्यूज़ है कि आईपीएल के मुख्य प्रायोजक की दौड़ में शामिल पतंजलि। आईपीएल 2020 इस बार जरा और ज़्यादा देसी हो सकता है। उपभोक्ता सामान बनाने वाली भारत की बड़ी कंपनी पतंजलि आयुर्वेद इस साल के मुख्य प्रायोजक के दौड़ में शामिल हो गई है। चीनी कंपनी वीवो के जाने के बाद योग गुरु बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि अपने लिए एक मौका देख रही है और आत्मनिर्भर भारत के तौर पर इस मौके को भुनाना चाहती है।
कंपनी के अधिकारी ने इस बात की पुष्टि कर दी है। तो ये आज का यानी 11 अगस्त 2020 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।